हेलो एवरीवन, केवीएस पेडागोजी के शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, केवीएस पेडागोजी के 60 अंकों की तैयारी हम टॉपिक वाइज न्यू पैटर्न से कर रहे हैं। और कल केवीएस का जो कह सकते हैं एक मॉडल पेपर की तरह आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को मैच करा सकते हैं। बहुत ही सटीक तरीके से केवीएस के पैटर्न पे हम तैयारी कर रहे हैं, आपको इसका यकीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, सी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस हो, DSSB, यूपी सुपर टेट, रीट, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके थ्योरी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और साथ ही अगर इनके थ्योरी को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बाकी टॉपिक, बाकी पेडागोजी के टॉपिक भी आप आसानी से उसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि केवीएस के सिलेबस में तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की का नाम नहीं है, तो आप जाके देखिएगा, वहाँ पे संज्ञानात्मकवाद, संरचनावाद ऐसे करके टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, और जब भी संज्ञानात्मकवाद की बात होगी तो जीन पियाजे अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद आपका वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में है, कोहलबर्ग भी है। ठीक है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो भी टॉपिक में है आपके सिलेबस में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जब भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, तो चलिए लेव वाइगोत्स्की इसका सही आंसर हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास पे सबसे फेमस थ्योरी जीन पियाजे का है, लेकिन वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दिया है वो भी संज्ञानात्मक विकास पे है, लेकिन बस उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने बताया था अपने थ्योरी में कि जो बच्चों का चिंतन होता है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, यानी कि बच्चों का उम्र बड़ा होता जाता है और बच्चों में गुणात्मक रूप से विकास होता जाता है, संज्ञानात्मक रूप से या किसी भी प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित किया है? तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आज का क्लास है इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के थ्योरी से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। टोटल 30 प्रश्न हैं, 30 में से देखिए कितने आपके सही होते हैं। क्योंकि सी टेट आपने क्वालिफाई किया होगा, केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि केवीएस से आपको नौकरी मिलने वाला है। सभी टॉपिक आपको आने चाहिए। लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देती है? जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है, उसमें अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक किसके महत्व पर वो जोर देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक उपकरण। ठीक है, सी। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चा जो है अपने वयस्कों समवयस्कों के साथ क्रिया करके, अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक रूप से जो भी चीज़ें बच्चे की हेल्प कर सकती हैं उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है बच्चों के संज्ञानात्मक या अन्य प्रकार के विकास के लिए वाइगोत्स्की ने। चलिए, और अगर यही बात करें जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ पर दिया है, तो जीन पियाजे ने बच्चे के उम्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। वो मानते थे कि बच्चे उम्र के अनुसार चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो यहाँ जीन पियाजे ने कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिया था अपने थ्योरी में, कौन सी बात नहीं बताई है? तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, जीन पियाजे ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए बाकी जीन पियाजे मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी माना था। और विकास गुणात्मक चरणों में होता है, उम्र के अनुसार, ये भी माना था।
तो कौन सा नहीं माना था वो बताना है, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सी है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बी ऑप्शन है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 अस्पष्ट चरण बताए हैं। गलत है, क्योंकि 4 अस्पष्ट चरण बताए हैं जीन पियाजे ने। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी चरण स्थिर हैं। तो सभी चरण स्थिर हैं ऐसा जीन पियाजे मानते थे, ठीक है, इसीलिए किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है, यही सही हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो क्रम बदला नहीं जा सकता, यह निरंतर नहीं होता है, ठीक है, चरणों में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और 5 चरण नहीं होते, 4 चरण होते हैं। तो कौन सा कथन सही होगा जीन पियाजे के अनुसार? सी वाला, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सभी चरण स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। यह क्वेश्चन कोहलबर्ग के नैतिक विकास की थ्योरी से है। तो ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो जो उत्तर पारंपरिक होता है सबसे आखिरी स्टेज होता है, तीसरा स्टेज, यह जो सी वाला ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो नियम और कानून से परे हो जाते हैं, वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं। जो चीज़ें उनको सही लगती हैं वो सही होती हैं, चाहे दुनिया के लिए भले ही वो गलत हो, और जो चीज़ें इन्हें गलत लगती हैं वो हर हाल में गलत ही होती हैं। लेकिन जब बच्चा जीन पियाजे के पूर्व पारंपरिक स्तर में होता है, पहले स्तर में होता है, तो इस स्तर में वह दंड या पुरस्कार से प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, दंड या फिर पुरस्कार। और जब भी आपके केवीएस एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा और वहाँ बात हो कि बच्चा दंड की वजह से या पुरस्कार की वजह से लालच बस कोई कार्य कर रहा है, तो किस अवस्था में होगा? तो पहले अवस्था में होगा। और जब किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी क्वेश्चन में ये बात होगा कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के चक्कर में परंपराओं को फॉलो कर रहा है कोई बच्चा, तो किस अवस्था में होगा? तो पारंपरिक अवस्था में होगा, यह दूसरा स्टेज है। और जब बच्चा कोई समाज का नियम नहीं फॉलो कर रहा है, अपने नियम स्वयं बना रहा है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? तीसरे अवस्था में हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि रैगिंग के खिलाफ कोई शिक्षक हैं, पोस्टर बैनर लगवाते हैं, तो उनके साथ जो बच्चे जुड़ेंगे वह किस स्तर के होंगे। तो बच्चा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, जब ये जानने लग जाता है तो तीसरे अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8, तो विचार या सोच में केंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे की थ्योरी अलग से भी आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, पहले पढ़ा चुका हूँ जीन पियाजे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है विचार, सोच में केंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अमूर्त सोच का विकास किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त रूप से चीज़ों को बच्चा जीन पियाजे के चौथे स्टेज में सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि अमूर्त रूप से चिंतन चौथे अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग से, नैतिक विकास के सिद्धांत से। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरों ने इसकी स्वीकृति दी है, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो देखिए, जब बच्चा परंपराओं को एज इट इज फॉलो करेगा, सेम टू सेम फॉलो करेगा, तो वह किस अवस्था में होगा? तो वह हो जाएगा प्रथागत अवस्था, या कह सकते हैं जो यहाँ इस क्वेश्चन में था, देख सकते हैं, पारंपरिक अवस्था। प्रथागत अवस्था या पारंपरिक अवस्था दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम है, प्रथागत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब बच्चा नियम और कानून एज इट इज फॉलो करता है तो प्रथागत अवस्था में होता है, यह नैतिक विकास का दूसरा स्टेज माना जाता है।
तो यहाँ बच्चा किसी कार्य को करता है क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं, तो नैतिक विकास के किस चरण में होगा? प्रथागत अवस्था में या पारंपरिक अवस्था में? पारंपरिक, चलिए कन्वेंशनल लेवल में आगे बढ़ता। और यहीं अगर क्वेश्चन होता कि कोई बच्चा किसी टॉफ़ी, बिस्कुट, साइकिल या किसी पुरस्कार की वजह से या मम्मी पापा उसको मारेंगे, दंड मिलेगा, इसलिए कोई कार्य करेगा, तो किस अवस्था में होता हुआ? तो हो जाता पूर्व, प्रथा पूर्व, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल में, यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में हो जाता वही बच्चा, सेम टू सेम। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। और केवीएस के पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए कंप्लीट, जिसमें सिर्फ मैथ नहीं होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट होंगे। और एक चीज़ और है, जो नोट्स हैं आप जो मैंने पहले वीडियो बना दिए हैं, लगभग ये मेरा 9वां वीडियो है केवीएस पीआरटी के लिए। इसके पहले 8 जो वीडियोज़ बन चुके हैं, आप उनसे जो केवीएस ने जारी किया है एक मॉडल पेपर, उससे मैच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स किस लेवल के बेहतरीन हैं। ठीक है, तो आप नोट्स अगर चाहिए तो 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 290 फीस आपको पे करना होगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर मैं क्लास 7 बजे वाला पर डे अटेंड करता हूँ तो क्या मुझे उन नोट्स की ज़रूरत होगी? तो मैं कहूँगा नहीं, अगर 7 बजे वाला क्लास आप अटेंड करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप केवीएस की तैयारी कर सकते हैं। बस उन नोट्स में क्या है कि एक साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप घर बैठ के 24 घंटे उसको पढ़ सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 7 बजे आधे 1 घंटे के लिए आपके साथ आ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ। ठीक है, तो बस ये अंतर है, बाकी सेम चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए, जीन पियाजे का थ्योरी आप में से मुझे लगता है 100% लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स, एक मिनट, क्या हो गया? तो अगर जीन पियाजे की थ्योरी आपने नहीं पढ़ी या नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए नीचे, मैं आपको उसका एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बहुत आसान भाषा में। और आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है या क्लास वर्क है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है, बहुत ही ईजी है। कई बार आपने सीटेट में क्वेश्चन देखा होगा। किसी वस्तु के अस्थायित्व, यानी कि जो वस्तु अस्थायित्व का गुण है, किस अवस्था में बच्चे में हो जाता है, किस अवस्था तक बच्चा प्राप्त कर लेता है इस गुण को? संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन या औपचारिक परिचालन या संक्रियात्मक? किस अवस्था में बच्चा प्राप्त कर लेता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैटर्न पे केवीएस में भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यानी कि कोई भी शिक्षक है कक्षा 6 से लेके 8वीं तक का, तो अगर जीन पियाजे के थ्योरी को वह फॉलो करता है तो वह क्या करेगा? इन 4 ऑप्शन में से उसको क्या करना चाहिए अगर वो जीन पियाजे को फॉलो कर रहा है? ठीक है, उनके थ्योरी को फॉलो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तो यह ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि निर्धारित पाठ्यक्रम पर अगर कोई शिक्षक निर्भर रहेगा तो बच्चों को वह सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट गया जीन पियाजे के अनुसार। बी है तार्किक बहस के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। बच्चे तार्किक बहस में जब शामिल होते हैं तो समस्या का समाधान वह स्वयं निकाल सकते हैं, चीज़ों के साथ क्रिया करके अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, पूर्व ज्ञान के आधार पे। ठीक है, तो बी वाला भी कट गया क्योंकि हतोत्साहित करना नेगेटिव चीज़ है। सी ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समस्या की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक सिर्फ मूर्त सामग्री का प्रयोग करेगा, ठीक है, तो मूर्त सामग्री का प्रयोग करेगा तो जो बच्चे जीन पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था में होंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, वो तो चीज़ों को सीख लेंगे। लेकिन जो बच्चे चौथी अवस्था में होंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या इंद्रियगामक अवस्था में, वे तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए डी ऑप्शन कट जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान स्वयं निकाल सकते हैं, क्योंकि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जीन पियाजे के अनुसार। तो इसलिए तर्क आधारित समस्या
उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि तर्क आधारित समाधान वो बच्चे निकाल पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से आपको नहीं लगता होगा कि कोई फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस मैं बनाता हूँ आपके उन्हीं बढ़िया कमेंट और बढ़िया लाइक करने की वजह से, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे वीडियोस को बस 1000 से 1500 लोग ही देखते हैं, ठीक है। 1000 से 1500 लोग देखते हैं और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, लेकिन जो आपके अच्छे कमेंट होते हैं ना, वो इस कमी को भुला देते हैं कि वीडियो मेरा चल नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ना चले, जो लोग देखें वो पसंद करने चाहिए। और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों की बात जब भी आएगी तो सीधे लेव वाइगोत्स्की आप पे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पढ़ के समझ के मारिएगा, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बल लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। और यहीं अगर क्वेश्चन में होता कि बच्चों को उम्र के अनुसार गुणात्मक विकास होता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक तरीके से होता है, यह किसने कहा था, तो जीन पियाजे सही हो जाता। बच्चे कोई कार्य परंपराओं को मानते हुए करते हैं या परंपराओं किसी डर या पुरस्कार की वजह से करते हैं, तब कौन सा होगा, तो लॉरेंस कोहलबर्ग सही हो जाता, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप देख रहे होंगे कोई नया मकान बन रहा है। नया मकान बनते समय ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि छत लगाया जाए तो छत नीचे ना गिर जाए, ठीक है। जब तक वह छत पक नहीं जाता तब तक ये स्ट्रक्चर यहाँ लगा रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब तक बच्चा कोई चीज़ सीख नहीं जाता तब तक जो बाहरी सहयोग है या वयस्क सहयोग है वह प्रदान किया जाता है। और एक बार बच्चा वह चीज़ सीख जाए, परिपक्व हो जाए, तो यह पाड़ या ढांचा हटा लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी वयस्क सहयोग है उसको पाड़ या ढांचा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पाड़ या ढांचा का उदाहरण है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 15 का पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। चलिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक फिर से आया। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगर यही सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ नहीं होता और बाकी चीज़ें सेम होती तो जीन पियाजे सही होते। लेव वाइगोत्स्की की समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। अगर आप वाइगोत्स्की के थ्योरी में विश्वास रखते हैं जो समान संरचना सिद्धांत है, तो आप निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न देंगे, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे या मानकीकृत प्रोजेक्ट देंगे। तो 17 का सी सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि समाज या संस्कृतियों से, समाज में अगर बच्चा रहता है, क्योंकि सामाजिक पक्ष को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो बच्चा समाज में रहता है तो अपने समवयस्कों या वयस्कों के साथ क्रिया करके चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते थे। और सहयोगी प्रोजेक्ट जब दिया जाएगा तो इसमें सहयोगी प्रोजेक्ट में बहुत सारे बच्चे शामिल होंगे, और बहुत सारे बच्चे शामिल होंगे तो चीज़ों को बढ़िया ढंग से एक दूसरे के माध्यम से सीख पाएंगे या कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। अगर यहाँ वाइगोत्स्की होते तो वाइगोत्स्की के अनुसार चौथा सही हो जाता कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या उनसे सहयोग प्राप्त करना। लेकिन जीन पियाजे क्या मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और नन्हा वैज्ञानिक क्या करेगा, सक्रिय रूप से खोजबीन करेगा, इसलिए 18 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है।
उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कोहलबर्ग के अनुसार क्या माफ़ करिएगा, थोड़ा गले में दिक्कत है। तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक बार यहाँ आप डिटेल में देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया 3 अवस्थाएं हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की। पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसमें बच्चा परंपराओं को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि बड़े उसको दंडित करेंगे या फिर उसको पुरस्कार देंगे। दूसरा अवस्था पारंपरिक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा कोई कार्य किस लिए करता है, ताकि समाज में उसको लोग अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बोलें, यानी कि समाज के जो नियम है एज इट इज वो फॉलो करता है दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था उत्तर पारंपरिक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे अपने दिमाग से स्वयं जो चीज़ें समझ में आती है सही वही काम करते हैं। ठीक है, अब इन अवस्थाओं को दो दो अवस्थाओं में फिर डिवाइड किया गया है कोहलबर्ग के अनुसार। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से कौन सा विकास की एक अवस्था है, नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास देख सकते हैं आप, तीसरे का पहला अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके सामने कि कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण यह किसकी अवस्था है, तो आपको बताना होगा दूसरे अवस्था की दूसरी अवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा सी, जीन पियाजे। बस आपको एक लाइन याद रखना है कि जीन पियाजे ने नन्हा वैज्ञानिक कहा है, और नन्हा वैज्ञानिक क्या कार्य करेगा ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा संरक्षण की योग्यता। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूल एवं संगठन या पुरस्कार एवं दंड। तो 22वें का सही आंसर आप लोगों ने खुद सोच लिया होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा, क्योंकि समाज को महत्वपूर्ण माना था वाइगोत्स्की ने। और अगर यही बात होती कोहलबर्ग की तो पुरस्कार एवं दंड सही होता। अगला देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। ठीक है, तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या है इसका, ZPD, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई कार्य है, बच्चा उस कार्य को जहाँ तक कर सकता है और किसी वयस्क के सहयोग से जहाँ तक कर सकता है वह, ठीक है, उसके बीच का जो एक गैप है इसी को ZPD कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए 24, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए यदि दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए ज़रूरी है। हम देखिए अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हिंज की स्टोरी आपने सुनी होगी, कोहलबर्ग ने एक प्रयोग किया था एक बच्चे पे, और एक नहीं बहुत सारे बच्चों पे, और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि हिंज नाम का एक क्या है व्यक्ति है जिसकी वाइफ को एक मेडिसिन की ज़रूरत है जिसकी कीमत है 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन उस दवाई को बनाने में सिर्फ 100 रुपये का खर्चा आया है, या कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस उसकी 100 रुपये है और मेडिकल स्टोर वाला 1000 रुपये ले रहा है, और हिंज के पास सिर्फ 100 रुपये ही है उस दवा के लिए, और इस दवा से उसकी वाइफ की जान बच सकती है। तो हिंज क्या करता है, रात को शटर तोड़ के पहले तो दुकानदार से रिक्वेस्ट करता है कि दे दो 100 रुपये में, नहीं देता है तो शटर तोड़ के उस मेडिसिन को क्या करता है, चुरा लेता है। ठीक है, उस मेडिसिन को चुरा लेता है। तो बच्चे को यह स्टोरी सुनाई जाती है और फिर बच्चा क्या कहता है कि नहीं, उसको दवाई को नहीं चुराना चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो सही हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में वह बच्चा है। ठीक है, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पहले अवस्था में है वह। ठीक है, क्योंकि दंड एवं पुरस्कार से प्रभावित किस अवस्था में बच्चे होते हैं, पहले अवस्था में, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। और यहीं अगर बच्चा वह बोलता
कि नहीं, अगर उसकी वाइफ को ज़रूरी था, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में होता कि उसकी वाइफ को ज़रूरत था इसलिए उसने चोरी कर लिया, क्या हिंज ने सही किया? और बच्चा बोलता बिल्कुल, दुकानदार 1,000 लेके लूट रहा था, तो उसने बहुत अच्छा किया, चोरी कर लिया, ऐसे दुकानदारों को तो बहुत मारना भी चाहिए। तो वह किस अवस्था में होता? तब वह होता उत्तर पारंपरिक अवस्था में, जब बच्चे सही या गलत अपने अनुसार चुनते हैं, समाज से उनको फर्क नहीं पड़ता, तो तीसरी अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर बच्चा यह कहता कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अपने आदर्शों को पालन करना चाहिए, समाज में नियम कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, तो वह बच्चा किस अवस्था में होता? दूसरी अवस्था में होता, क्योंकि नियम कानून को एज इट इज फॉलो करता है कोहलबर के दूसरे अवस्था का बच्चा, यानी कि पारंपरिक अवस्था का बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 25। तो प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगोत्स्की ने, व्यक्तिगत वार्ता। जीन पियाजे के अनुसार 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके दिखाते हैं। बच्चों के बारे में ये बात है। बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। यह तो कोहलबर के अनुसार सही होगा, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार क्या सही होगा? ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं, जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, ठीक है, यानी कि ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या वर्तुल प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद रखना है, ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे की थ्योरी से है। 27वें का सही आंसर हो जाएगा सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं कि बच्चे जब क्या करना है उसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इसका नाम ही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चे क्रिया नहीं कर पाते, चीज़ों के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो क्रिया नहीं कर पाएंगे तो क्या, यानी कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि करना कैसे है, बहुत जल्दी उनका माइंड क्या है, डाइवर्ट होता रहता है। तो इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। अनुत्क्रमणीयता का अर्थ होता है कि जल्दी जल्दी दिमाग बदलता रहे। अगर बच्चे के सामने आप क्वेश्चन देंगे कि 2+2 कितना होता है और आपने उसको बता दिया 4, और फिर आप उससे कहेंगे 3+1 = कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको 2+2 4 बताया था और फिर 3+1 आप उनको 4 बताएंगे तो वह कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है? बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो सही आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे मानते थे कि बच्चों की जो सोच है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। गुणात्मक रूप से भिन्न होने का अर्थ ये होता है कि बच्चा अगर 5 वर्ष का है तो वह अपने उम्र के अनुसार चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है, यानी कि 5 वर्ष की उम्र के अनुसार वह अपना संज्ञानात्मक दायरा बढ़ा चुका है और उस अनुसार वह समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन वही बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाएगा तो वह 10 वर्ष के बच्चे जितना संज्ञानात्मक स्तर उसका बढ़ जाएगा और समस्या का समाधान वह 10 वर्ष के बच्चे जितना कर पाएगा, यानी कि गुणात्मक रूप से उसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है। जीन पियाजे ऐसा मानते थे। मानते क्या थे, उन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग के बाद उन्होंने थ्योरी दी है इस पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की ऐसा मानते थे, कुछ भी सीखना। ध्यान से देखिएगा,
कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। यानी कि एक कर्नैल सिंह है, कोई व्यक्ति है जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सरकार इनकम टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करती है। तो वह कोलवर के नैतिक विकास की किस अवस्था में होंगे? तो कोलवर के नैतिक विकास की 3 जो अवस्थाएं हैं मैंने आपको कई बार बताई हैं। तो पहले अवस्था में दंड और पुरस्कार से बच्चा प्रभावित होता है, इसलिए परंपराओं को फॉलो करता है। दूसरे अवस्था में परंपराओं को एज इट इज फॉलो करता है क्योंकि उसके बड़ों ने ऐसा करने को कहा है उससे, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के चक्कर में। लेकिन जब बच्चा तीसरी अवस्था में होता है तो उसके अनुसार अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। यानी कि अपना तर्क शक्ति इस्तेमाल करता है और अपना दिमाग लगाने के बाद जो चीज़ें सही हैं वही कार्य वो करता है। तो कर्नैल सिंह तीसरी अवस्था में होंगे, यानी कि पश्च परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। क्यों होंगे? क्योंकि सरकार वो मानते थे भ्रष्ट है, फालतू उनके टैक्स का यूज़ करती है, तो उनके निगाह में सरकार गलत है, तो गलत इंसान का वह सपोर्ट नहीं कर सकते इनकम टैक्स भर के, इसलिए वह टैक्स नहीं भरते हैं। तो पश्च परंपरागत अवस्था में होंगे, ठीक है, जब अपने दिमाग से बच्चा कोई कार्य करेगा परंपराओं से ऊपर उठ के। चलिए, परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि टैक्स भरना चाहिए, टैक्स नहीं भरेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा मानता है टैक्स नहीं भरेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो पूर्व परंपरागत अवस्था में होगा। और टैक्स भरना चाहिए, टैक्स भरने पर सरकार सम्मानित करती है या समाज में सम्मान से जी सकते हैं, इसलिए टैक्स भरना चाहिए, तो परंपरागत अवस्था में होता। लेकिन टैक्स नहीं भर रहे हैं, उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया है कि सरकार गलत है, तो वह पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होंगे, पश्च परंपरागत यानी कि तीसरे स्टेज में। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे केवीएस से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो तो कम से कम अपने इस राहुल एकेडमी का नाम वहाँ आप लोग लेंगे, इस विश्वास के साथ आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम 2-4 लोगों को आप जोड़िए ताकि यहाँ लोग बढ़ सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।